हेलो एवरीवन। आज हिस्ट्री टॉपिक से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री के संदर्भ में जानते हैं कि इतिहास क्या है, फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो इतिहास के संदर्भ में इतिहास क्या है, आइए देखते हैं। इतिहास मानव संस्कृति के विकास की एक सतत धारा है जिसमें अतीत, वर्तमान एवं भविष्य एक लड़ी की भांति अंतः गुंफित है। कहने का मतलब है कि जो इतिहास है वह मानव संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव संस्कृति के विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास का अध्ययन कैसे होगा, तो अतीत कैसे शुरुआत हुई, वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या होगा, ये सभी संस्कृति के बारे में हम लोग इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो इसके अंतर्गत देखिएगा मुख्य रूप से पॉलिटिकल इश्यूज, जो राजनीतिक जीवन, सोशल सामाजिक जीवन, इकोनॉमिकल आर्थिक जीवन, फिर इसके अलावा रिलीजियस धार्मिक जीवन, और फिर कला एवं संस्कृति या प्रौद्योगिकी आकि आर्ट एंड कल्चर जो भी होगा, ठीक है, और टेक्निकल मतलब कला प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम लोग विकास के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे मानव का कला में विकास हुआ। तो ये सभी का समग्र अध्ययन ही इतिहास के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि इतिहास की जानकारी के लिए तो जो ये पॉलिटिकल इशूज़, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस या टेक्निकल या आर्ट एंड जो भी है कल्चर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे। तो अध्ययन का जो स्रोत है वह मोटे तौर पर दो प्रकार से होता है। ठीक है, कौन कौन है आइए देखते हैं इसको। तो जो अध्ययन किया जाता है, किसी भी समय के बारे में जो जानकारियाँ हासिल की जाती है वह दो प्रकार की जानकारियाँ होती है। पहला आपका पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो दो प्रकार के स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत क्या होगा, तो पुरातात्विक स्रोत का अर्थ होता है जो भौतिक रूप से उपलब्ध हो, वैसा साधन या वैसा स्रोत जो भौतिक रूप में उपलब्ध हो। भौतिक रूप में उपलब्ध, जैसे भवन वगैरह, सिक्के हो गए, स्मारक हो गया, मृदभांड हो गया, पत्थर के कोई औजार वगैरह है, तो ये सभी भौतिक वस्तु के रूप में उपलब्ध होते हैं, इसलिए उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और वैसे स्रोत जो लिखित रूप में उपलब्ध है, लिखित रूप में उपलब्ध होता है, उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास के जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस पुरातात्विक और साहित्यिक जो स्रोत है उसके आधार पर इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। ठीक है, कौन कौन है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक से स्पष्ट हो रहा है कि उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो वैसा काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है और साहित्यिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो जिस काल की जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही टिका हो, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वैसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, किंतु वह लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया हो, ऐसे काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की जो लिपि मिली है, इतना तो पता चल रहा है कि हाँ लिखा हुआ प्रमाण है, लेकिन वह प्रमाण, वह लिखा हुआ हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल रखा गया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा को निम्न में से किस में विभाजित किया गया, तो आद्य ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया। इसके अलावा देखिएगा वैदिक काल भी। वैदिक काल में भी यह प्रमाण मिलता है कि इस समय लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन स्रोत नहीं मिला है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्रोत नहीं है, तो फिर पढ़ा लिखा कैसा। तो इस समय जो पढ़ाई होती थी या फिर परंपरागत जो एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, वह मौखिक रूप से होता था। मतलब कि पिता या गुरु अपने शिष्य या पुत्र को, फिर उनसे पुत्र को, इस प्रकार परंपरागत रूप से विकास होता रहा।
लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इस काल को भी हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फिर ऐतिहासिक काल। तो ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीनों काल का विभाजन। अब इसमें कब होगा, तो याद रखिएगा सूत्र काल से लेकर, सूत्र काल कब हुआ, तो या तो 16 महाजनपद का काल सूत्र काल होता है, या फिर बौद्ध जैन धर्म का काल। इन सभी बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो, या फिर आपका 16 महाजनपद काल हो, ये पूरा का पूरा ये पीरियड जो था ना 6 BC सेंचुरी, 6 BC सेंचुरी जो था, ये पूरा का पूरा इसकी जानकारी हमें सूत्रों से मिलती है, सूत्रों से, जैसे ना था भगवती सूत्र। ठीक है, तो सूत्रों से मिलने के कारण इस काल को सूत्र काल की संज्ञा दी गई है। तो ये रहा इतिहास का विभाजन 3 आधार पर। अब हम बात करते हैं, चूंकि इतिहास क्या है, तो मानव संस्कृति के विकास। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई और इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो दोस्तों, मानव की जो उत्पत्ति है लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व महाकपि के एक समूह से, जो रामापेथिकस कहलाते थे, उनसे हुआ। याद रखिएगा, मानव का सबसे पुराना पूर्वज कौन था, महाकपि रामापेथिकस। रामापेथिकस की ही 2 प्रजातियां थी, जो एक जंगल की तरफ चली गई और दूसरी प्रजाति जो थी वह खुले मैदान में रहना स्वीकार किया। और यही खुले मैदान में जो रहना स्वीकार किया वह कहलाए आगे चल के ऑस्ट्रेलोपैथिकस, मतलब रामापेथिकस से ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहलाएं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस धीरे धीरे विकास करते हुए आज होमोसेपियंस के रूप में हुआ। तो विकास देखिए कैसे, एक तो क्रमागत रूप से यहाँ भी देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से इरेक्टस बने, इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडरथल से क्रोमैग्नेन, और क्रोमैग्नेन से होमोसेपियंस, जो आज का मानव है, ज्ञानी मानव, ये होमोसेपियंस ही है, ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस। अब विकास कैसे कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नेन, फिर होमोसेपियंस। ठीक है, अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, इनकी एक प्रजाति में ही एक प्रजाति थी जो औजार बनाती थी, पत्थरों के औजार बनाते थे। वह प्रजाति स्पेशली रूप से कहलाए जिनजैंथ्रोपस। देखिए ये है ना जिनजैंथ्रोपस। तो ये ऐसे आदि मानव थे जो औजार बनाते थे, याद रखिएगा। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मानव उत्पत्ति के बारे में, तो रामापेथिकस जो स्टार्टिंग था उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो शिवालिका की पहाड़ी से मिला है। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा पूछा गया कि आदि मानव जो होमोनिड थे, होमोनिड मतलब आदि मानव का औजार, ये तो आदि मानव कहाँ से मिले, शिवालिका से, और उनके औजार कहाँ से मिलते हैं, तो बोड़ी, बोड़ी महाराष्ट्र का एक जगह है, वहीं से मिलता है आदि मानव के औजार। ये भारत के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, आइए आगे क्या है। तो जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है, जो हम पढ़े हैं ना भी, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो पूरा प्रागैतिहासिक काल में सबसे लंबा काल था, प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, सबसे लंबा काल है प्रागैतिहासिक काल। तो लगभग देखिएगा कि एक बहुत बड़ा पीरियड है, 5 लाख से लेकर 6000 BC तक का पूरा काल चला। तो प्रागैतिहासिक काल को जलवायु और औजार के आधार पर, या सीधे कहिए अभी यहाँ ना करके, प्रागैतिहासिक काल जो है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया। अभी हम लोग पढ़े थे कि इतिहास का विभाजन 3 आधार पर, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसमें प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में हम लोग पहले जानते हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक, हड़प्पा और वैदिक, फिर उसके बाद ऐतिहासिक पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल एक लंबा पीरियड था, उसे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 पीरियड हैं। तो इसका विभाजन देखिए, 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC के बीच, 10,000 BC से 6,000 BC, और 6,000 BC के बाद से लेकर लगभग आप कह सकते हैं कि हड़प्पा काल से पूर्व तक,
मतलब लगभग 2500 BC के आसपास से तक पूरा का पूरा पीरियड नवपाषाण काल का आता है। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो पूरा पाषाण काल है उसका पीरियड देखिए 5 लाख BC से 10,000 BC तक, मतलब बहुत लंबा पीरियड है। तो कुछ इतिहासकार ने इस इतने बड़े लंबे पीरियड को भी जलवायु और औजार के आधार पर, याद रखिएगा ऐसे पूछता उसका नहीं है ये क्वेश्चन, बस अपने एक जानकारी के लिए है कि जलवायु एवं औजार के आधार पर इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। क्या क्या है तो देखिए ये है पूरा पाषाण काल का निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। चूँकि आप लोग से इतना डेप्थ नहीं पूछेगा इसलिए बस इसे सांकेतिक ही समझिए। अब आइए पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या घटनाएं घटी। तो पूरा पाषाण काल देखिए ये है पूरा पाषाण काल। इस समय तक मनुष्य जो थे मानव आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी जीवन जी रहे थे और खाद्य संग्राहक और भोजन का संग्रह करते थे। आखेटक जीवन जीते थे और जो शिकार पकड़ के लाते थे, जो कंदमूल चुन कर लाते थे उसे संग्रह करके खाते थे। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि ये आखेट करने लगे शिकार को, तो पेड़ पौधे से उतरकर गुफाओं एवं कंदराओं में रहना स्वीकार किया, क्योंकि पेड़ पौधे पर सुरक्षित नहीं रह सकते थे। बरसात का मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, तो ऐसे दूसरा जानवर का सबसे बड़ा समस्या था। तो जानवरों से सुरक्षा की दृष्टि से देखिएगा, आत्म सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने गुफाओं में या कंदराओं में रहना स्टार्ट किया। संकेत के रूप में जब कंदराएं या गुफाएं में रह रहे हैं तो अपने बच्चों को सांकेतिक रूप से समझाने के लिए कि जंगली जानवर पशुओं वगैरह से बच के रहो, इसके लिए उन्होंने संकेत चित्र बनाना स्टार्ट किया। और ये चित्र बनाने के दौरान ही यह पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वह चित्रकारी का उनको ज्ञान हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्यों को चित्रकारी का ज्ञान किस काल में प्राप्त हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा, इस भीमबेटका गुफा में चित्रकारी किया गया। ये देखिए इसका उदाहरण है, ये भीमबेटका गुफा का चित्र है, 2 अलग अलग सांकेतिक रूप में देखिए चित्र वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चित्र देखिए खासतौर पर बना हुआ है और इसमें जो रंग का प्रयोग किया गया वो लाल और हरा रूप में है। ठीक है ना, तो रंग के तौर पर लाल और हरा का प्रयोग किया गया। उदाहरण है मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा। मानव द्वारा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो भीमबेटका गुफा से मिलता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि इस समय मनुष्य जो थे वो आग के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। याद रखिएगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आग की जानकारी कब होती है, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी होती है, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। यह आग का प्रयोग कैसे होगा, तो प्रयोग इन्होंने कब सीखा, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्यों को आग की जानकारी कब हुई, तो पूरा पाषाण काल में। मनुष्य ने आग का प्रयोग करना कब स्वीकार किया, नवपाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये जो उसमें औजार बनाए जाते थे, देखिए ये सब औजार है। ये औजार जो बनाते थे उसमें फलक होता था। फलक देखिएगा चीरने के लिए, जैसे ये है फलक। बेधनी छेद करने के लिए, देखिए बेधनी। खुर्ची, ठीक है ना, ये सब खुर्ची वगैरह है। तो ये बेधनी, फलक, खुर्ची आदि का ये प्रयोग औजार के रूप में करते थे। और ये फलक की अधिकता के कारण, इसमें फलक काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते थे, तो फलक की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया है। फलक संस्कृति किसे कहा गया है, पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की, इस समय जो औजार बनाए जाते थे, देखिए कितने प्रकार के औजार है। ये देखिए यहाँ पे नीचे में भी है औजार वगैरह। तो इसमें जो औजार बनाए जाते थे वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विस्तृत था। और इस समय मोटे तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अलग अलग औजारें होती थी, और इन्हीं औजार के कारण उन्हें उस समय की संस्कृति की दर्जा दी गई है। तो पहला जो औजार था वह था चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। मतलब इसमें जो औजार बनते थे उत्तर भारत में, वह चापर चापिंग पेबुल था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यह उपकरण विशेष रूप से पंजाब के, पाकिस्तान जो पंजाब क्षेत्र है उसके सोहन नदी घाटी में मिली थी, बनाई जाती थी, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, तो पूरा पाषाणकालीन चापर चापिंग पेबुल संस्कृति सोहन नदी घाटी में विस्तृत हुई थी। अब है क्या, ये देखिए।
चापर चापिंग पेबुल, पहले पेबुल समझते हैं कि पेबुल क्या है। तो पेबुल वैसे पत्थर होते थे, गोल मटोल पत्थर, जो लगातार नदी की धाराओं के कारण इसका एक जो भाग है वह तीखा हो जाता था। ठीक है, गोल मटोल छील छाल कर, लहरों के द्वारा चोट लगकर कह सकते हैं ये गोल मटोल हो जाता था। बिल्कुल, ये देखिए गोल मटोल जो बना हुआ ये है, ये जो सब है यही यहाँ पर पेबुल। और ये पेबुल का जब एक सिरा, मान लीजिए ये आपका पेबुल है और इसका एक सिरा घिस कर इसको तीखा बना दिया, जो काटने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये होता था चापर। चापर मतलब एक तरफ तीखा भाग जिसे किसी चीज़ को उठाया जाए या काटा जाए, और जब दोनों भाग तीखा हो जाता था, दोनों तरफ के तीखा कर दिया जाता था, तो ये कहलाते थे दोनों भाग वाले चापिंग। तो चापर एक तरफ, चापिंग दोनों तरफ, तो वैसा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, पेबुल संस्कृति मतलब दोनों तरफ तीखा भाग कटा हुआ था, उसे हम लोग चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहते थे। और ये पाया कहाँ जाता था, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, जो नदी घाटी, सोन नदी घाटी में स्थित थी, इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा गया है। दूसरा था दक्षिण भारत में प्रचलित है हैंड एक्स संस्कृति। यह मद्रास के अतिरम पक्कम से प्राप्त होता है। हैंड एक्स कैसा था, तो ये ऐसे पत्थर बने होते थे जिसमें एक लकड़ी का बेद टाइप का लगाता था, ये हैंड एक्स संस्कृति कहलाता था। ठीक है, हथौड़ा टाइप का। तो हैंड एक्स संस्कृति दक्षिण भारत में प्रचलित थी, कहाँ, मद्रास के अतिरम पक्कम से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, फिर उसमें क्या है। इसमें एक और चीज़ है, नोट करके लिखा गया है कि जो उत्तर भारत संस्कृति जैसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति, और दक्षिण भारत की संस्कृति जैसे हैंड एक्स और ये चापर चापिंग पेबुल कल्चर जो भी है, कहने का मतलब ये दोनों फैले हुए थे। दोनों का मिलन स्थल जो था वह चौंतरा था। चौंतरा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, दोनों का मिलन स्थल, मतलब दोनों संस्कृति का मिलन स्थल कहाँ था, चौंतरा में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। पुरा पाषाण कालीन की विशेषता थी, इस समय मनुष्य ज्ञानी मानव होमोसेम्पियस के रूप में विकास हो चुका था। मतलब जो रामापेथिकस, स्ट्रेलोपेथिकस, इरेक्टस वगैरह जो देखते हैं, क्रमिक जो विकास हुआ था, उसका फाइनल स्टेज जो अभी मानव है, ज्ञानी मानव, कब इनका विकास हुआ, तो पुरा पाषाण काल। ये पूछा भी जाता है कि होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव का विकास किस काल में हुआ था, तो पुरा पाषाण काल में हुआ था। इसके अलावा इस समय चकमक पत्थर का प्रयोग करना भी लोग स्टार्ट कर दिए थे। औजार में देखिए, ये चकमक पत्थर है, आप भी लोग देखे होंगे, तो ये सब चकमक पत्थर से प्रयोग करना शुरू कर दिए थे औजार वगैरह में। आगे चल के इन्हीं चकमक पत्थर का टकरा कर आग का निर्माण स्टार्ट हुआ। अब आइए मध्य पाषाण काल देखते हैं, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि इस समय भी मानव जो है आखेटक ही है, मतलब शिकारी जीवन जी रहे हैं और खाद्य संग्राहक, भोजन को एक जगह संग्रह करते थे, जंतुओं को संग्रह करते थे। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन क्या आया कि इस काल में जो है, चूँकि औजार बड़े बड़े के साथ साथ छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे, तो छोटे छोटे पशुओं का भी इन लोगों ने शिकार करना आरंभ कर दिया और उसे पालतू बनाने लगे। मतलब खाने के साथ साथ अधिक मात्रा में चूँकि शिकार होने लगी, तो उसे पालतू भी बनाना स्वीकार किए। तो इस प्रकार शिकार को परिवर्तन करके, मतलब शिकार न करके शिकार के साथ साथ पालना भी स्टार्ट किए। तो जानवरों को छोटे छोटे शिकार किए थे। और इस समय देखिएगा कि एक और विशेषता क्या है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े पत्थर की जगह पर जब छोटे छोटे पत्थर आने लगे, तो छोटे छोटे पत्थरों को फेंक कर मारना आसान हो गया। तो जो चीज़ें, जो वस्तुएं फेंक कर मारी जाती है, उसे कहते हैं प्रक्षेपास्त्र। ठीक है ना। तो ये पत्थर हो, भाला हो, तीर हो, जो भी रूप में था, तीर धनुष का भी निर्माण हो गया था इस समय, और इसको फेंक कर मारने की जाती है, फेंका था, इसलिए प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, तीर कमान, भाला, पत्थर के रूप में। इसलिए पूछा भी जाता है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास मध्य पाषाण काल में हो गया था। इसके अलावा औजार के छोटे छोटे रूप बताए, जो ऊपर भी चर्चा भी किए थे, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी कारण इसे पूरे युग को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ्स युग, एज या युग कहा गया। याद कीजिएगा, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ्स या माइक्रोलिथ युग या एज कहा गया है।
मध्य पाषाण को। इसके अलावा जो भी हमने बताया भी कि पशुपालन परंपरा विकास हुआ, और इसका प्रमाण पहला है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के नागौर। ये दो याद रखिएगा, आदमगढ़ और नागौर। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रहते हैं कि यूपी में है आजमगढ़, वो आजमगढ़ मत याद रखिएगा, आदमगढ़ मतलब आदमी, आदम, आदमगढ़ और बागौर, राजस्थान का बागौर। राजस्थान में एक और जगह है नागौर, और ये नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा बागौर, यहाँ मैंने पशुओं को पालना स्वीकार किया, कहाँ से? बागौर से, और यूपी एमपी के आदमगढ़ से। ठीक है, तो ये रहा। अब पक्षपात तकनीक का विकास होने से स्वाभाविक है कि एक दूसरे से मारपीट भी बढ़ेगा। तो मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से कब मिलता है? मानवीय आक्रमण का या युद्ध का प्राचीनतम प्रमाण मध्य पाषाण काल में आया था, और इसका सबसे पहला प्रमाण काल या जानकारी सराय नाहर राय यूपी से मिलती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मानवीय आक्रमण मतलब मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और कहाँ, जगह कौन सा है? सराय नाहर राय यूपी। इसके अलावा मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य, एक तो आक्रमण हुआ, ठीक है, तो यूपी रिपीटेड हो गया है एक ही वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा यूपी था। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में ही जो काल का दौरान है उसकी जानकारी सबसे पहले C.L. कलाइल द्वारा दिया गया था। पूछा भी क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण की जानकारी, भारत में मध्य पाषाण की जानकारी किसने दिया था? C.N. कलाइल ने। अब आइए नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल क्या है? तो दोस्तों, नव पाषाण काल या इसे नियोलिथिक शब्द इंग्लिश में जो कहते हैं, सबसे पहले जो जानकारी दिए हैं जॉन लुबाक दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज की शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था? तो जॉन लुबाक ने किया था 1865 में अपनी पुस्तक द हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। ठीक है, विशेषता क्या है इस काल की? इस काल की विशेषता में सबसे पहले है कि मनुष्य जो पहले खाद्य संग्राहक थे, खाद्य जो संग्रह करते थे, अब वो खाद्य उत्पादक बन गए। कहने का मतलब है कि अब ये खाद्य उत्पादन करना भी शुरुआत कर दिया। तो उत्पादन स्वाभाविक है, कृषि होगा, तो कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। अब स्वाभाविक है कि जब कृषि कार्य करेंगे, देखिए ये रहा कृषि कार्य करेंगे तो अस्थायी जीवन शुरुआत करेंगे, एक जगह रहेंगे फिर काम करेंगे। तो इस प्रकार अस्थायी जीवन की शुरुआत कब होती है? नवपाषाण काल से। अब अस्थायी जीवन रहने लगे, आपस में एक दूसरे के आसपास रहने लगे, तो ग्राम समुदाय का भी विकास हुआ। तो ग्राम समुदाय का विकास कब होता है? तो नवपाषाण काल में। तो अस्थायी जीवन या ग्राम समुदाय का विकास कब होता है? नवपाषाण काल में। और अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए थे कि आग की जानकारी इन्हें पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का प्रयोग करना कब स्वीकार किया इन्होंने? तो आग का प्रयोग नवपाषाण काल में आके किए। किस पत्थर से? चकमक पत्थर से। ठीक है, फिर है कि जब आग आपके पास है, ये देखिए आग, ये दोनों चकमक पत्थर है, आग आपके पास है, अनाज आपके पास है, तो स्वाभाविक है कि आग पे अनाज को पका के खाएंगे। लेकिन पकाएंगे किस में? तो आवश्यकता हुई मृद भांड की, बर्तन की। तो मृद भांड का निर्माण आरंभ हुआ। ठीक है, और ये मृद भांड पहले हाथों से बनाई जाती थी, फिर बाद में चाक का आविष्कार किया गया। फिर देखिए चाक का आविष्कार हुआ और उसके बाद चाक बना तो पहिया का भी विकास हो गया। तो मृद भांड का निर्माण, चाक का आविष्कार, पहिया का विकास सभी नवपाषाण कालीन देन है। अब आइए प्रमुख स्थल देखते हैं कि नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ है। प्रमुख स्थल इसलिए हम जानते हैं कि अस्थायी जीवन शुरुआत हो चुकी है, तो अस्थायी जीवन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र विशेष में हुआ होगा, तो इस कारण वह एक स्थल के रूप में भी विकास हुआ। तो नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल में देखते हैं, पहला है मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये रहा मेहरगढ़। इसका क्या विशेषता है? तो कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य जो है लगभग 700 BC में मेहरगढ़ से ही मिली थी पहली बार कृषि की जानकारी। दूसरा है इस समय यहाँ गेहूं के 3 प्रजाति और जौ के 2 किस्म खेती का जानकारी प्राप्त था। क्योंकि गेहूं की 3 प्रजातियां थी तो गेहूं का उत्पादन अच्छा होता था। यही कारण है कि बलूचिस्तान को रोटी का टुकड़ा कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा देखते हैं, तो इसके बाद देखते हैं दूसरा स्थल है बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। ये देखिए बुर्जहोम, यहाँ दो विशेष जानकारी याद रखिएगा। गर्त आवास का प्रचलन। गर्त आवास क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस को गड्ढा बनाना स्टार्ट कर दिए और गड्ढा बनाकर अंदर रहना स्वीकार किए, क्योंकि ऊपर बर्फीली हवाएं चलती थी, तो उनसे सुरक्षा के लिए गर्त बनाकर, आवास बनाकर यहाँ पर रहना स्वीकार किए। इसलिए गर्तावास का प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो जहाँ ठंड अधिक होगी, बर्फीली हवाएं से बचने के लिए, कहाँ? बुर्जहोम में, जम्मू कश्मीर। तो गर्त आवास का प्रमाण मिलता है। दूसरा, मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का भी प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बुर्जहोम में। अब एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, जो पूछता है क्वेश्चन कि नवपाषाणकालीन स्थल वह कौन सा है जहाँ मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है? बुर्जहोम। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है ना, हड़प्पा कालीन स्थल जहां मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो वह है आपका रोपर। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर है, जबकि नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम है, जहां मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है गुफा कराल। ये भी गुफा कराल ही बगल में है, जम्मू कश्मीर में ही। यहाँ भी गर्त आवास का प्रचलन मिलेगा। स्वाभाविक है कि जम्मू कश्मीर में होगा तो ठंड से बचने के लिए, हवाओं से, बर्फीली हवाओं से बचने के लिए गर्त आवास का निर्माण करेंगे। तो गर्त आवास दे, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में गर्तावास बोल दे, कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। दोनों स्थल बुर्जहोम और गुफा कराल। नेक्स्ट स्थल है बागौर, राजस्थान का बागौर, जहाँ पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है कुलडीहवा, यूपी में कुलडीहवा पड़ता है। कुलडीहवा देखिए, ये रहा यूपी में आपका कुलडीहवा, ठीक है ना। कुलडीहवा बेलन घाटी, इलाहाबाद में पड़ता है, और यहाँ मानव ही नहीं बल्कि विश्व में पहली बार चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। मतलब चावल देन किसका है? तो भारत का, ठीक है, भारत का यह प्रमुख फसल है, और यहाँ पर सबसे पहली बार विश्व में चावल का उत्पादन भारत ने ही किया था। तो कुलडीहवा से चावल का उत्पादन मिलता है। फिर है चौपानी मांडो, इलाहाबाद में ही पड़ता है। विश्व में मृदभांड बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य है। मृदभांड भी सबसे पहले कहाँ बना था विश्व में? तो भारत के चौपानी मांडो, इलाहाबाद में, ठीक है। और वो पहले हस्त निर्मित था। देखिए ये हाथ द्वारा बनाया गया, तो हाथों से बनाया जाता था, बाद में चाकू बनाया जाता था। नेक्स्ट स्थल है महगड़ा, इलाहाबाद। महगड़ा गोलाकार झोपड़ियाँ, मिट्टी की गुड़िया और पशुबारा का प्रमाण है। तो झोपड़ियाँ से याद रखिएगा, अभी भी देखिए गांव वगैरह में इस प्रकार से गोलाकार झोपड़ी वगैरह मिलता है, जिसमें अनाज का कोठार वगैरह रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। और गाय की भूसी, गाय के खिलाने के लिए भूसी रखा जाता है, या गाय का जो होता है ना गोएठा वगैरह जिसको कहते हैं हम लोग अपना भाषा में, तो रखने के लिए, तो ये भी रखने के लिए बनाया जाता था। तो याद रखिएगा यहाँ पर गोलाकार झोपड़ी महगड़ा से मिला है, और गोलाकार झोपड़ी में क्या रखते थे? गोएठा। इसलिए पशु बारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? महगड़ा से ही मिला है। फिर नेक्स्ट स्थल है चिरांद। चिरांद है बिहार के सारण जिला में, ठीक है ना। और देखिए ये रहा चिरांद, और बड़ी संख्या में हिरन के सींग का उपकरण मिला है। उपकरण वही औजार वगैरह चिरांद से मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जगह, जो आपसे परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ के, दोबारा पढ़ के पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक पूरा का पूरा, पाषाण काल, और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। प्रश्न पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट कवर कर जाएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।